अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सदर ट्रंप के मुशीर रिचर्ड ग्रैनल ने इमरान खान साहब के हवाले से एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बयान जारी किया है। क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ आज मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुन रही है। उससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक इंपॉर्टेंट फैसला जारी कर दिया है। उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और ये जो मखसूस नशिस्तें हैं इनका क्या फैसला आ सकता है, आगे क्या हो सकता है, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। कुछ मजीद खबरें हैं। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया है, अब आगे क्या हो सकता है, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। कुछ मजीद चीजें कोशिश होगी कि आज के इस ब्लॉग के अंदर वो भी आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले रिचर्ड ग्रैनल ने इमरान खान साहब के हवाले से इंपॉर्टेंट बयान जारी किया है। पाक पैक वहां पे एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी रूए रवा है डॉक्टर उज़मा साहिबा, उन्होंने बड़ी इस पे मेहनत की है और वो इस पे काफी लॉबिंग वगैरह करती रही और रिचर्ड ग्रैनल साहब को भी एंगेज करती रही। और अब बाकायदा एक वीडियो पैगाम रिचर्ड ग्रैनल ने जारी किया है इमरान खान साहब के हवाले से। और अपने पैगाम में उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान साहब को बहुत पसंद करते हैं। ये ट्रंप का मुशीर कैमरे के ऊपर कह रहा है, ये कहीं पे कोई रिटन बात नहीं है कि कहीं से आ गई, तो हो सकता है उसने ये ना कहा हो। फिर वो उन्होंने वर्ड्स यूज किए स्पेशल रिलेशनशिप, इमरान खान और ट्रंप की स्पेशल रिलेशनशिप है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैंने हमेशा इस चीज की हमायत की है कि इमरान खान साहब को जो बाहर निकाला जाए, और उनको बाहर निकालना, उनकी आजादी जो है बड़ी क्रूशल एक चीज है। तो जो उनके वर्ड्स थे वो बड़े इंपॉर्टेंट थे और बड़े खुल के उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का जो मसला है उसको हम उठाएंगे और ये क्रूशल इशू है। अब कुछ लोग कह रहे थे कि जी रिचर्ड ग्रैनल साहब जब से मशीर बन गए हैं और जब से उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं, अब वो इमरान खान साहब के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। उससे पहले जब उन्होंने ट्वीट्स वगैरह करनी शुरू की थी, उनका नाम सामने आया था, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए कुछ दानिश्वर सहाफी ये कहते थे कि जी ये टोकन अपॉइंटमेंट है, इसका तो कोई ऐसी बात नहीं और ये नहीं तो वो नहीं, इस किस्म की बातें बड़ी इंतहाई सतही किस्म की यहाँ पे तज्जिए तबसरे किए गए। लेकिन मैंने आपके साथ उस वक्त भी शेयर किया था कि रिचर्ड ग्रैनल की जो अपॉइंटमेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। वो कोई भी जो बात करे ये ना आप समझें कि उसका असर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नहीं होगा। और अब उनकी जानिब से ये बयान देना यकीनन इस मौके के ऊपर एक अहमियत रखता है। और अब वो ये भी कह रहे हैं कि वो इसको उठाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप साहब से इस हवाले से बात करेंगे। कुछ बातें उन्होंने कैमरा पे की हैं और मेरी इतलात के मुताबिक कुछ बातें उन्होंने ऑफ द कैमरा भी की हैं और उन्होंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन इस हवाले से क्या कुछ कर सकती है आने वाले दिनों में, या इसके ऊपर हम क्या लाएमल इख्तियार कर सकते हैं, या इस सिलसिले में मैं क्या रोल अदा कर सकता हूं। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में उनका रोल क्या होगा, वो इस हवाले से क्या बात करते हैं। अब ये मुमकिन कैसे हो सका, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी आपके साथ मुतअद्दिद मौकों के ऊपर इस चीज को शेयर किया है कि जो यहाँ पे लोग बैठ के कहते हैं जी लॉबिंग फर्म ले ली, लॉबी से ये कर दिया, लॉबी से वो कर दिया। भाई लॉबिंग फर्म से आप कभी भी इस लेवल की लॉबिंग नहीं कर सकते, आप कभी भी नहीं कर सकते। मैं आपसे बार बार शेयर करता हूं कि वहां पे नोट इंपॉर्टेंट है, लेकिन वोट को आप शिकस्त इस तरह नहीं दे सकते। वोट की इज्जत बड़ी है वहां पे, वैसे तो इधर भी होनी थी वोट की इज्जत, पर वो मसला थोड़ा सा बीच में रह गया। पर एनीवे, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि वहां पे जो लॉबिंग हो रही है वो कोई पैसे लेके नहीं कर रहा। ओवरसीज पाकिस्तानी मेरा शुरू से मौकिफ है, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका में हो, चाहे वो यूरोप में हो, वो हुकूमत के लिए, उस निजाम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होंगे। मैं 2022 से ये बात मसलसल अपने व्लॉग्स के अंदर कह रहा हूं, किसी को समझ नहीं आई, किसी को समझ आ गई। अब लगता है कि हुकूमत को थोड़ी सी समझ आई है और उन्होंने ओवरसीज कन्वेंशन वगैरह भी किया। ओवरसीज कन्वेंशन से मुझे याद आया, ये बड़ा जरूरी होगा अगर मैं यहाँ पे उसका जिक्र ना करूं कि वो ओवरसीज कन्वेंशन यहाँ पे हुआ था और 1000 अरब वो रुपए लाने वाले एक लोसर साहब भी आए थे। आई डोंट नो उसमें से कितने हजार अरब इस वक्त पाकिस्तान पहुंच चुका है। अगर आप में से किसी के पास इस तरह की कोई खबर हो कि कितने हजार अरब यहाँ पे पाकिस्तान में पैसा पहुंचा है, उस 1000 अरब में से कितना पैसा इन्वेस्ट हो चुका है, तो वो जरूर शेयर कीजिएगा। इसलिए कि एक बड़ा कन्वेंशन था और हुकूमत बता रही थी कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है यहाँ पे बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो यकीनन उसके समरात आहिस्ता आहिस्ता आते हैं। ये तो नहीं हो सकता ना कि फौरन ही एकदम से इन्वेस्टमेंट आ जाए। और कुछ लोग तो ऐसे ही ठट्ठे ले रहे थे कि जनाब बातें ऐसे की जा रही हैं कि जैसे जहाजों में पैसा भर के लाया जा रहा है। और जो ओवरसीज पाकिस्तानी जिनसे मैं मिला था यहाँ पे और उनके हवाले से मैंने व्लॉग भी बनाया था, बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन उनमें से किसी की भी कैपेसिटी नहीं है
कि वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो $10,000 भी इन्वेस्ट कर सके। वो खुद उधर अपना निजाम जिस तरीके से चला रहे हैं वो चल रहा है। बाकी हो सकता है कुछ ऐसे हों जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी हो, मुझे उनका नहीं पता, जो जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा भी हो। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि इसमें ओवरसीज पाकिस्तानी है ही नहीं है, अब यहाँ के मुकामी लोगों को बैठाया हुआ है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी, ओवरसीज थे। उनमें से कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, कुछ से मेरी मुलाकात भी हुई थी, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसी मौजूद शख्सियत नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर 10, 20, 15, 25 कोई कितने भी जो है वो डॉलर इन्वेस्ट कर सके, यानी 15, 20, $25,000। यहाँ पे तो हजारों रुपए की, अरबों रुपए की बात हो रही है। तो 1,000 अरब कितना आया वो लोसर साहब वाला, वो जरूर अगर आपको पता चलता है तो मैसेज शेयर कीजिएगा। और उससे पहले एक जेंट्री साहब भी आए थे, आपको याद होगा, जिन सहाफियों से मिले थे और उन्होंने सहाफियों को कहा था मैं MOU साइन ही नहीं करता, मैं तो डायरेक्ट, जनाब ये सहाफी टीवी पे बैठ के कह रहे थे कि जनाब वो कहते मैं तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता हूं। तो वो जेंट्री ने कितनी इन्वेस्टमेंट की, अगर उस हवाले से भी कोई अपडेट आपके पास हो तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स के अंदर। एनीवे, कमिंग बैक टू रिचर्ड ग्रैनल, अब जो रिचर्ड ग्रैनल ने बयान दिया उसमें लॉबिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है, ओवरसीज पाकिस्तानियों का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। और ये लॉबिंग आप पैसे दे के नहीं करवा सकते, ये जब आप बंदा कोई खुद इंटरेस्ट लेके अपना जाती काम करवाता है और बार बार जाता है, बार बार बात करता है। लॉबिस्ट को तो आप 1 महीने का इतना पैसा देंगे, उसमें वो आपको एक जनाब बना के देगा, एक ब्रीफ बना के देगा कि 4 मेरी ये एंगेजमेंट्स होंगी, 5 मेरी वो एंगेजमेंट्स होंगी। ये तो जनाब इसमें तो कोई ऐसी एंगेजमेंट नहीं है, सुबह शाम एक ही काम करना है और ओवरसीज पाकिस्तानी बार बार कर रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि रिचर्ड ग्रैनल ने एक दफा फिर इमरान खान साहब के हवाले से ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बयान दिया है। रिजर्व सीट्स के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच इसकी समाअत करेगा, जो आईनी बेंच है वो इसकी समाअत करेगा। उससे पहले मंसूर अली शाह साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अदालती फैसले पर एक फरीक का अदम इत्मीनान नजरसानी की बुनियाद नहीं बन सकता। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो भी आप अपील वगैरह करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक की जा सकती है, एक फरीक अगर उससे खुश नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता। और उन्होंने इसमें ऐसी बातें लिख दी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठा दिए हैं जो यकीनन आज की समाअत को मुतासिर कर सकते हैं। अब मखसूस नशिस्तों का फैसला काफी अरसा पहले हो चुका है। अब मेन इशू ये है कि नजरसानी की अपील तो अब आई है, इससे पहले इस फैसले के ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन ने माना, क्यों नहीं उसके ऊपर हमने कोई नतीजा देखा कि जनाब नशिस्तें इसको मिल गई उसको मिल गई, वो सब कुछ तो उसी तरह रुका हुआ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि वो वहां पे जाके ये नुकता उठाएंगे कि ये तो तौहीन अदालत है, आप साल होने वाला तकरीबन ये फैसला आ चुका है, इसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। नजरसानी की अपील तो अब आ रही है और नजरसानी की अपील का भी स्कोप बड़ा महदूद होता है। और इसमें भी लिखा है, जो रूल्स का जिक्र है सुप्रीम कोर्ट का, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो आज फैसला दिया है, जिसकी तफसीली फैसला जो सामने आया है, उसमें भी ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक आप जो है इसको नजरसानी की अपील कर सकते हैं। और रूल्स के मुताबिक वही बेंच सुनता है जिस बेंच ने फैसला दिया हो। अब ये नया बेंच कैसे सुन सकता है, कुछ उसमें जज साहिबान ऐसे हैं जिनका उस फैसले से कोई ताल्लुक नहीं था और काफी ज्यादा उसके अंदर उन्होंने तफसीलात लिखी हैं अपने फैसले के अंदर। मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। फैसले के मुताबिक किसी भी अदालती फैसले पर महज एक फरीक का अदम इत्मीनान नजरसानी की बुनियाद नहीं बन सकता। नजरसानी की दरखास्त में किसी वाज़े कानूनी या फनी गलती की निशानदेही जरूरी है। अदालत ने करार दिया कि वो नुकात जो पहले मुकदमे में मुस्तरद हो चुके हों उन्हें नजरसानी की में दोबारा नहीं उठाया जा सकता। न ही ये दलील काबिल कबूल है कि फैसले में कोई दूसरा नुक्ता नजर शामिल किया जा सकता है। फैसले में इस अमर पर भी तशवीश का इजहार किया गया कि बहुत सारे मुकदमात जो हैं वो पहले ही पेंडिंग हैं। और ये जो फैसला है, तफसीली फैसला जो जारी किया गया, ये जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल बेंच ने जनाब ये फैसला जारी किया है, जिसके अंदर ये तमाम तर तफसीलात हैं। अब देखते हैं जनाब इसका क्या फैसला आता है। कहा तो ये जा रहा है कि ये नशिस्तें भी अब हुक्मरान इत्तेहाद को चली जाएंगी, अदालत फैसला दे देगी हुकूमत के हक में। लेकिन ये कहना तो अभी कबल अज़ वक्त होगा, मोअज़्ज़िज़ अदालत तो देखेगी, आइन और कानून के मुताबिक जो भी नकात होंगे उनके ऊपर बहस करने के बाद इसका फैसला आएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादी बरमला इस चीज का इजहार कर रहे हैं कि मौलाना को भी सीटें मिलेंगी। जी हाँ जी, मौलाना जो है वो बार बार कह रहे थे कि जी मौलाना इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे और मौलाना तहरीक चलाएंगे। अगर ये मखसूस नशिस्तों का फैसला जो है हुकूमत के हक में आ जाता है
तो ये मखसूस नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, वोट इमरान खान के नाम पे पड़ा है, और जिनकी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जनरल नशिस्तें कम है, उनको उससे ज्यादा मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। वो मखसूस नशिस्तें इनके बीच में बांट दी जाएंगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनाब ये किस नौयत का जो है सारा मामला है कि वोट पड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिनकी जनरल सीटें कम हैं उनको उससे ज्यादा मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। पहले भी मिली थी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में। होता यह है कि अगर आपको 5 सीटें आप जनरल इलेक्शन में जीत के आए तो हर 5 सीट पे, मिसाल में दे रहा हूं आपको, हर 5 सीट पे हो सकता है कि आपको 1 सीट मिले। तो जो सिर्फ 1 सीट जीत के आया है उसको जब सीटें बांटी गई तो उसको 4 सीटें दे दी गई। मतलब जितनी उनकी जनरल नशिस्तें उससे ज्यादा उनको मखसूस नशिस्तें दे दी गई खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में। और अभी भी यही सूरत हाल होगी अगर ये फैसला हुकूमत के हक में आ जाता है, और कभी इम्कान इसी का है, और इसी के ऊपर बार बार लोग बरबला इस चीज के ऊपर कह रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो कह रहे हैं कि जी हुकूमत ने तैयारी की हुई है और ये सीटें हमारी आपस में बांटेंगे और मौलाना को भी सीटें इसमें से मिलेंगी। लेकिन हतमी राय तो हम तभी कायम कर सकते हैं जब मोअज़्ज़िज़ अदालत केस सुनेगी, और उसके बाद जब मोअज़्ज़िज़ अदालत का फैसला आएगा उस फैसले के मेरिट्स के ऊपर फिर बात हो सकती है, जब तफसीली फैसला हमारे सामने आता है। फिलहाल तो अभी उसकी समाअत शुरू हुई है। जहां पे मखसूस नशिस्तों के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया, दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट का इलेक्शन भी नहीं करवाया गया। 1 साल तकरीबन होने वाला है खैबर पख्तूनख्वा से जो सेनेट की सीटें हैं वो खाली पड़ी हैं। अगर वहां से इलेक्शन होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स जीत के आ जाते, 26वीं आईनी तरमीम करना भी ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता। लेकिन अब ताज हैदर साहब की जो सीट खाली हुई है सिंध से, फौरन उसके ऊपर सेनेट का इलेक्शन करवाया जा रहा है। आज MQM के रहनुमा अली खुर्शीदी साहब ने कहा है कि नंबर्स के एतबार से सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की आज जीत हो सकती है। वहां पे सिंध असेंबली में सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, लेकिन दूसरी जानिब 1 साल से खैबर पख्तूनख्वा सेनेट के अंदर अपनी नुमाइंदगी से महरूम है, उसका इलेक्शन नहीं करवाया गया। जब ये मखसूस नशिस्तों का फैसला आ जाता है, कहा यह जा रहा है कि जब ये फैसला हुकूमत के हक में आता है, अगर ये हुकूमत के हक में आएगा तो फिर खैबर पख्तूनख्वा से मखसूस नशिस्तों देने के बाद, मुख्तलिफ जमातों के बीच में बांटने के बाद, फिर वहां से सेनेट का इलेक्शन करवाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि वहां से ऑपोजिशन यानी जो उधर की ऑपोजिशन है उनके सेनेटर भी मुंतखब करवाए जाएं। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट से जो एजाज चौधरी साहब की जमानत हुई है उसमें मोअज़्ज़िज़ अदालत ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए हैं। उन्होंने ये कहा कि बाद में उनका नाम मुकदमे में शामिल किया गया, पहले उनका नाम मुकदमे में शामिल नहीं था, और अब तक की जो तफसीलात सामने आई हैं वहां पे कोई ये साबित नहीं हो सका कि जनाब उनके ऊपर जुर्म साबित हो गया है। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैसला है, इसके असरात यकीनन 9 मई के जो दीगर केसेज हैं उनके ऊपर भी पड़ेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमशेद दस्ती साहब को किसान विंग का जो है वो सदर मुकर्रर कर दिया है। साउथ पंजाब किसान विंग के वो सदर मुकर्रर हो गए हैं जमशेद दस्ती साहब। अच्छा जी, भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत जारी है, ये सामने आप देख सकते हैं। एक्सप्रेस न्यूज भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। भारत की आबी जारियत, मकबूजा कश्मीर में 2 नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स शुरू। अगर आप इस खबर की तफसील पढ़ें तो तफसील के मुताबिक भारत ने एक बार फिर सिंध ताश मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए, उसको यकसर नजरअंदाज करते हुए मकबूजा कश्मीर में 2 नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दिया है, जिनमें पानी जखीरा करने की गुंजाइश में इजाफा भी शामिल है। बैनुल-अक़वामी खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इन मंसूबों से मुतालिक पाकिस्तान को पेशगी इतला नहीं दी, जो कि सिंध ताश मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। ये जो मुआहिदा है ये किसी भी मुल्क को ऐसे यकतरफा इकदाम उठाने से रोकता है। याद रहे कि भारत पहले ही गैर कानूनी तौर पर इस मुआहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान कर चुका है। हालांकि ये आलमी बैंक की सालसी से 1960 में तय पाया था और इस पर कोई यकतरफा कदम नहीं उठाया जा सकता। ना पाकिस्तान इसको कैंसिल कर सकता है, ना भारत इसको मुअत्तल कर सकता है। कोई भी फरीक यकतरफा इसमें कोई कदम नहीं उठा सकता। आलमी बैंक की इसमें गारंटी है, लेकिन भारत मुसलसल ये कर रहा है और पाकिस्तान इसको आबी जारियत कह रहा है। और गुज़िश्ता रोज भी खबर आई थी, एक्सप्रेस न्यूज भी उसको रिपोर्ट कर रहा है, भारत की जानिब से दरियाए चेनाब पर कायम बगलिहार डैम के बाद अब सलाल डैम के दरवाजे भी बंद कर दिए गए हैं, जिसके बायस पाकिस्तान आने वाला पानी कम होकर सिर्फ 5300 क्यूसिक रह गया है। दरियाए चेनाब का पानी पहले रोका गया, अब ये दूसरा डैम जो है उससे भी पानी पाकिस्तान के लिए रोक दिया गया है। तो ये एक तरह से आबी जारियत है। और यहाँ पे तो ये कहा गया था, हुकूमत कह रही थी कि अगर कोई इस तरह का कदम उठाया गया तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। अब देखना ये है कि इस एक्ट ऑफ वॉर के ऊपर यानी इस जंगी इकदाम के ऊपर हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल आता है। कुछ सहाफी ये खबरें देते रहे थे कि अगर भारत ने कोई डैम वगैरह बनाया
तो जराए ये बता रहे हैं कि वो मिसाइलों से उस डैम को उड़ा दिया जाएगा। आई डोंट नो, वला आलम अभी कुछ ऐसा होता है या नहीं होता। जो सहाफ़ी ये खबर दे रहे थे, उम्मीद है कि शायद वो उसकी अगली जो भी किस्त हो उस खबर की, जो उनकी डिटेल्स हों, कैसे उड़ाया जाएगा, कब उड़ाया जाएगा, शायद वही वो लोग दें। लेकिन जराए से कुछ इस तरह की खबरें सहाफ़ियों ने दी, ट्वीट्स वगैरह भी की कि जनाब अगर कोई ऐसी बात हुई तो जनाब उसको मिसाइलों से उड़ा दिया जाएगा। लेकिन हुकूमती सतह पर किसी ने यह खबर कंफर्म नहीं की थी। मैंने उस वक्त भी आपसे शेयर किया था कि मैंने जिन भी हुकूमती दोस्तों से बात की थी, किसी ने कहा नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, फिलहाल हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है। लेकिन हाँ, टीवी पे बैठ के कुछ लोगों ने बयानात वगैरह दिए थे। अब देखते हैं कि जनाब इसके ऊपर हुकूमत क्या कदम उठाती है। ये जरूर हुकूमत ने कहा था कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो वो एक तरह से एक्ट ऑफ वॉर होगा। क्या अब इस एक्ट ऑफ वॉर के खिलाफ पाकिस्तान कोई बड़ा कदम उठाता है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। और उसके साथ साथ एक और जो बड़ी खबर आ रही है, वो कल रात को मीडिया पे ब्रेक हुई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा बेनकाब हुआ है। एक्सप्रेस न्यूज भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। रात को ARY न्यूज पे भी मैंने देखा, उन्होंने बड़ी इसकी ब्रेकिंग न्यूज वगैरह दी। दीगर चैनल्स के ऊपर भी ये खबर आई। भारतीय एजेंसी रॉ ने बलोचिस्तान में प्रॉक्सीज को सरगर्म कर दिया है। मुसद्दका इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जी आई है जी, उसमें यह भी रिपोर्ट हुआ कि भारतीय एजेंसी रॉ ने दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से मुतलका इलाकों में भिजवा दिया है। और काफी ज्यादा इसकी डिटेल्स खबर में रिपोर्ट हो रही हैं। अब अगर ये इतनी मुसद्दका इंटेलिजेंस है और अगर हुकूमत के पास भी है, तो फिर तो हुकूमत को भारत के सफीर को यहां से उसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। फौरन इस चीज को आलमी सतह पे उठाना चाहिए। पहले भी जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, हमने इस तरह का कोई एक्शन नहीं उठाया। उस जानिब जो उन्होंने किया कि जनाब अभी वाकया हुआ नहीं तो FIR 10 मिनट बाद दर्ज होगी, इल्जाम लगा के उन्होंने इतने ज्यादा इकदाम उठा दिए और पाकिस्तान के लिए जनाब ये भी बंद कर दिया, तो वो सफीर वापस भेज रहे हैं, वीजे बंद हो गए हैं। जो उसके अलावा उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में जो शिप्स हैं वो नहीं आएंगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, एयर स्पेस बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वो सारे इकदाम उन्होंने उठाए, लेकिन हमने फिर उनके जवाब में इकदाम उठाए। पहले क्यों नहीं हमने इकदाम उठाए? अब अगर ये इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस आ रही है और ये सारी चीजें हमारे पास हैं और भारत ने पाकिस्तान का पानी भी बंद कर दिया, तो फिर क्यों नहीं पाकिस्तान कुछ ऐसे इकदाम उठा रहा? और खुसूसन इस चीज के ऊपर भारतीय सफीर की क्यों नहीं तलबी हो रही, क्यों नहीं उनको मुल्क बदर किया जा रहा या कोई बड़ा स्टेप नहीं उठाया जा रहा? अगर इतना बड़ा मंसूबा हमने पकड़ा है तो उसके ऊपर यकीनन कोई ना कोई एक्शन तो होना चाहिए और आलमी सतह पर भारत को बेनकाब किया जाना चाहिए। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।